10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया इन्होंने बेरोजगारी में। नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से आगे निकल गया आज नशे। नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध दर में, क्राइम रेट में। कहीं नशे की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ मजदूरी करने के लिए डोंकी के रास्ते पलायन पे मजबूर हो रहा हरियाणा नौजवान। ये स्थिति बन गई हरियाणा। पोर्टल और आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। अपने कागज ठीक कराओ, अधिकारियों के चक्कर काटो। हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा से खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो दीपेंद्र हुड्डा ने पोर्टल और वेबसाइट का मुद्दा क्यों उठाया? 1 साल से हरियाणा में पोर्टल और वेबसाइट का मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मोदी सरकार ने वेबसाइट, पोर्टल और ऐप के जरिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का वादा किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने उसे फेसलेस गवर्नेंस में बदल दिया और अपनी सरकार को ही फेसलेस कहने लग गए। ऐप बनाने वाले भी जानते हैं कि वेबसाइट, पोर्टल और ऐप जनता को सरकार से दूर करने का तरीका भी है। सुविधा तो पहुंचती ही है, लेकिन यह हरियाणा के चुनाव में बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नारा दिया है, बीजेपी सरकार की 3 खराबियां, पुलिस, पोर्टल और प्रोपेगेंडा। आज हम दीपेंद्र हुड्डा के भाषणों को लेकर रैली रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने भाषण उनके YouTube चैनल से ही लिए हैं और उनकी टीम से कुछ वीडियो मंगाए हैं, लेकिन आप इसे पूरा देखिए। एक जरूरी चुनावी मुद्दे के बारे में आप जान सकेंगे, जिससे केवल हरियाणा ही नहीं देश भर की जनता परेशान है। और इस वक्त ओडिशा में हाहाकार मचा हुआ है राशन कार्ड को आधार से लिंक करने को लेकर, मगर पोर्टल हरियाणा के चुनाव में मुख्य मुद्दा बन गया है। तो आज की रैली रिपोर्ट में दीपेंद्र हुड्डा की रैली। जब हम बात करते हैं कि पोर्टल और आईडियो में उलझा दिया, जब हम बात करते हैं तो मैं देख रहा था खट्टर साहब कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं तो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और कई वर्ष अमेरिका में मैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम किया है। ये सारे जो इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इसको बनाने में मैंने अपना योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तब होता है जब आम जनमानस तक वो सुविधा पहुंचाने में आम जनमानस को आसानी हो, और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तब हो जाए जब टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए। आम आदमी अपने हक लेना चाहे, लेकिन टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ये भी आज उलझा दिया, आपने देखा। हमने कुछ पुरानी छपी हुई खबरों को भी खंगाला, यह समझने के लिए कि सरकार जब कोई पोर्टल लॉन्च करती है तो यही तो दावा करती है कि जनता को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, सुविधा उसके घर पहुंचेगी। मगर वेबसाइट में जब गलतियां हो जाती हैं, उसमें सुधार कराने के लिए पता चला कि जनता को फिर से उन्हीं दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ गए। जब भी ऐसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं और विरोधी दल आवाज उठाते हैं, तब सरकार जनता पर ही और राजनीतिक दल पर ही टेक्नोलॉजी विरोधी होने का दोष मढ़ने लग जाती है। मोदी दौर में वेबसाइट लॉन्च करना काम होने से पहले का काम बन गया। वेबसाइट के अलावा योजनाओं का नाम देने में भी कलाकारी नजर आती है। अब जैसे हरियाणा सरकार की वेबसाइट का नाम है सरल। यह सरल कैसे बना, आप जानेंगे तो पता चलेगा कि सरल जैसे आसान शब्द के पीछे फालतू की तुकबंदी में कितना वक्त बर्बाद किया गया होगा। यह वेबसाइट हरियाणा सरकार की डिजिटल सेवाओं के बारे में है। सरकार की डिजिटल सेवाओं या ई गवर्नेंस को नाम दिया गया है सरल हरियाणा। यहां सरल का मतलब अंग्रेजी में है सिंपल, ऑल इंक्लूसिव, रियल टाइम, एक्शन ओरिएंटेड, लॉन्ग लास्टिंग पोर्टल। बताइए यह फालतू बात है कि नहीं? अंग्रेजी के नाम से हिंदी नाम बनाते हैं। सरल बन जाए इसलिए पहले सिंपल लगा देते हैं। पहले सरल लिखने से भी स आ जाता, लेकिन जब र और ल से नहीं मिला होगा तो अंग्रेजी के ही शब्द ठूंस दिए गए
ऑल इंक्लूसिव, रियल टाइम, एक्शन ओरिएंटेड, लॉन्ग लास्टिंग पोर्टल। इसी वेबसाइट को हिंदी में भी लॉन्च किया गया है, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी की तरह सरल शब्द का पूरा फॉर्म नहीं बनता, तो अंग्रेजी का ही अनुवाद कर दिया गया है। सरल मतलब लिखा है सभी समावेशी, वास्तविक समय, कार्य उन्मुख, लंबे समय तक चलने वाला पोर्टल। यह हाल है नामकरण का। हिंदी प्रेम के पीछे अंग्रेजी का यह विकास देखकर समझ आ जाता है नाम रखने की राजनीति अपने ही चंगुल में किस कदर फंसकर लुढ़क गई है। डू यू गेट माई पॉइंट? सरल में ल से लॉन्ग लास्टिंग लिखा है। क्या इसका मतलब ये समझते भी हैं डिजिटल दुनिया में कब कौन सा ऐप या पोर्टल बदल जाए, पुराना हो जाए, और यहां लॉन्ग लास्टिंग पोर्टल बना रहे हैं। इनका बस चले तो क से काइट पढ़ाने लग जाएं। दीपेंद्र हुड्डा के भाषणों से रैली रिपोर्ट तैयार करने के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान गया तो लगा कि उनके भाषणों के साथ इस एक मुद्दे पर रिसर्च करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 साल से इस पोर्टल को लेकर बोल रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने खूब बोला है परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी पोर्टल पर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद, अंत्योदय सरल, ई पेंशन सिस्टम, मेरा परिवार पोर्टल, प्रॉपर्टी पोर्टल, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रयास फ्रेमवर्क पोर्टल, ई ग्रंथ कोश पोर्टल। इन्हें बनाया गया कि समस्याओं का समाधान होगा। इतने सारे पोर्टल बनाने के बाद भी एक और पोर्टल बनाना पड़ा। यह मुख्यमंत्री से संवाद का पोर्टल है जिसका नाम है सीएम विंडो एवं जनसंवाद। इसके जरिए कितना जनसंवाद हुआ इसका ऑडिट होगा, तभी पता चलेगा। मनोहर लाल खट्टर के लिए पोर्टल सेवाएं बड़ी उपलब्धि तो थीं। गणतंत्र दिवस 2023 के दिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा, तब जब वे मुख्यमंत्री थे, कि हमने शासन में आईटी का अधिकतम उपयोग किया ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम से कम किया जा सके। इससे आज लोगों को सरकारी सेवाएं, योजनाएं और अन्य लाभ उनके दरवाजे पर मिल रहे हैं। हमारी सरकार को अक्सर पोर्टल की सरकार कहा जाता है, लेकिन मुझे पोर्टल की सरकार कहलाने पर गर्व है। इन पोर्टलों के माध्यम से हमने हरियाणा में पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की शुरुआत की है। पेपरलेस और फेसलेस सरकार। पेपरलेस तो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, मगर सरकार को फेसलेस बताने में गर्व मनोहर लाल खट्टर ही कर सकते हैं। इसलिए आज वे अपनी ही चलाई सरकार का चुनाव में फेस नहीं है, क्योंकि फेसलेस सरकार बनाते बनाते खट्टर ने जनता के बीच सरकार का ही फेस बिगाड़ दिया। मनोहर लाल खट्टर को पता नहीं कि किसी सरकार को फेसलेस कहने का क्या मतलब है और यह कितना डरावना हो सकता है। हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पोर्टल को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। खट्टर ने टेक्नोलॉजी विरोधी कर इसका जवाब दिया, लेकिन अब खट्टर नहीं है जब हुड्डा फिर से इसे चुनावी मुद्दा बनाने लगे हैं। अगस्त 2023 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था सत्ता में वापसी पर सबसे पहले परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम के ड्रामे को खत्म करेंगे। मगर खट्टर तो गर्व से कहते हैं उनकी सरकार पोर्टल सरकार है। अब कहने के लिए मैदान में भी नहीं जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय, ये जो भूषण प्रताप जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम लिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है, उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़ा, कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो। हरियाणा का हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं, वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ, या एक पोर्टल और बना दो जो ऐसे काम किया, पोर्टल को बता दो पोर्टल पोर्टल पोर्टल, हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये अब देखो तो आप कितनी गलतियां हैं। इससे जो है तो उसको हर बार ये आता है कि गलतियां सुधारी जाए। किस एजेंसी के पास थी
सवाल आज इस बात का किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने, उसको कोई पेनल्टी लगाई? मनमोहन जैसे आदमी का आप नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी? खिलवाड़ हो रही है ये। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर को किसी अंधेरे से लाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया, तब गोदी मीडिया इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने लग गया। तब लिखा जाता था कि राजनीति अब बदल गई है। आज उसी मोदी के मास्टर स्ट्रोक से निकले मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के लिए भारी मुसीबत बन गए हैं। इनकी कहीं सभा ना हो जाए, ये पब्लिक में ना चले जाएं, जनता और ना भड़क जाए, इसी की रणनीति बनती रहती है और यही सब इनके बारे में छपता रहता है। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार की पहचान फेसलेस सरकार के नाम से बनाने की कोशिश की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके जवाब में कहने लग गए, पोर्टल ही सब करेगा तो मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर की क्या जरूरत है। इतनी आलोचना के बाद भी उन्हें लगा कि पोर्टल कोई नया मंत्र है, बस जपते रहा जाए। जून 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, खट्टर ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं को लॉन्च किया था। वे इन पोर्टल को फेसलेस ही कहा करते थे, लेकिन यह गलती केवल खट्टर ने नहीं की है। अब विपक्ष की सरकारों को भी इसकी आदत लगी हुई है। उनके लिए भी यह सबक हो सकता है कि इनकी सीमाओं को और इनसे होने वाली समस्याओं को पहचानें। भारत की राजनीति में नेता खुद को आधुनिक बताने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूब करते हैं। जिस दौर में खट्टर वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च कर रहे थे, खुद को प्रो मैक्स जैसा साबित कर रहे थे, उस समय तक ही इस धरती पर पोर्टल और वेबसाइट की टेक्नोलॉजी कम से कम 30 साल पुरानी हो चुकी थी। 2019 में खट्टर सरकार ने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम की शुरुआत की। परिवार पहचान पत्र का इंग्लिश नाम है PPP। प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का परिवार आईडी प्रदान किया जाएगा, कहा गया। आपके पास आधार का पहले से 12 अंकों का नंबर है, अब 8 अंकों का एक और नंबर लीजिए। दावा किया गया कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह और मृत्यु की तारीख का रिकॉर्ड होने से विशेष उम्र में सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप आपको मिलने लग जाएगा और मृत्यु के बाद बंद भी हो जाएगा। अगस्त 2020 से अगस्त 2023 के बीच ऐसे 69,71,907 परिवार पहचान पत्र बने हैं और इनमें से 90% से अधिक में कोई ना कोई गलती है, ऐसा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस योजना को लेकर आम जनों की समस्याएं छपी हैं। दैनिक भास्कर से लेकर ट्रिब्यून की रिपोर्ट आप देखिए। 17 दिसंबर 2022 के द ट्रिब्यून में दीपेंद्र देसवाल की रिपोर्ट है कि कहीं 2 साल के बच्चे की आय 5,000 से 10,000 दिखाई गई है, तो कहीं 41 साल की महिला की बेटी की उम्र 30 साल लिख दी गई है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 3 लोगों के परिवार की सालाना आय 25,000 से 50,000 दिखाई गई है, लेकिन तीनों सदस्यों की व्यक्तिगत आय 0 दिखाई गई है। इसके 1 साल बाद सितंबर 2023 में दैनिक भास्कर फिर से इन समस्याओं को लेकर रिपोर्ट करता है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी इस वेबसाइट पर गलतियों की भरमार है, जबकि इस योजना पर सरकार अब तक 104 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। भास्कर ने लिखा है कि कहीं किसी की जन्मतिथि गलत है, तो कहीं नाम, इनकम, मैरिटल स्टेटस, योग्यता, दिव्यांगता को लेकर भी गलत सूचनाएं भरी गई हैं। कहीं जिंदा व्यक्ति को मरा बता दिया गया है, तो कहीं मरे हुए को जिंदा। इनमें सुधार करवाने की प्रक्रिया तो और भी कष्टप्रद है। गलती ठीक करवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन करना होता है। लोग घंटों लाइन में लगकर आवेदन करते हैं, फिर भी कई महीनों तक उनके आवेदन का जवाब नहीं आता। भास्कर ने लिखा है कि लोगों को इसके लिए पंचकुला स्थित मुख्यालय तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कैथल की एक 60 वर्षीय महिला के बारे में लिखा गया है कि घरों में दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, बीपीएल राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज से पेट भरती थीं। पीपीपी कार्ड में उन्हें सरकारी कर्मचारी लिख दिया गया, बीपीएल कार्ड कट गया और राशन बंद हो गया। और हरियाणा के आम नागरिक को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियों में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल आईडी, पहचान पत्र। नांगल चौधरी के एक गांव में हम गए, कौन सा गांव था वो मैं ध्यान से उतर गया, कोई आप में से साथ हो, जिसमें बड़े बुजुर्गों की, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन, नांगल चौधरी का गांव था, है मेघोत, हाँ मेघोत आला, उसमें 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई और उसमें मृतक उनको दिखा दिया।
तो वो जब वहाँ पे हम गए तो जैसे हरियाणा का मजाक चलता है, तो उन सारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हमें बताओ जी, हम मृतक घोषित हो गए। हाँ, उन्होंने यही कहा, बोले पितर बैठे हैं सारे। तो ये स्थिति, अपने कागज ठीक कराओ, चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, अफसरों के चक्कर काटो, ये व्यवस्था भी बदलेंगे। आम आदमियों को अपनी सुविधाओं के लिए आज अफसरों के और दफ्तरों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल के अफसरों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, मुआवजा पहुंचाने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे चक्कर काटने पड़ेंगे अफसरों को। ऐसी व्यवस्था बनवाने का काम कर। कुमारी शैलजा भी पोर्टल के मुद्दे को उठाती रही हैं, उनके भी कई भाषण मिल जाएंगे, लेकिन यह रैली रिपोर्ट दीपेंद्र हुड्डा के भाषणों पर है कि वे किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हुड्डा तो 1 साल से कहे जा रहे हैं कि यह सरकार पोर्टल सरकार है, लेकिन पोर्टल सरकार का विकल्प नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया या बदल गया तो ओटीपी नहीं मिलेगा और इसके बाद कोई अपडेट नहीं हो सकता। पोर्टल को लेकर एक कमी यह भी बताई जा रही है कि बेरोजगारों के लिए कोई कॉलम नहीं है। रख देना चाहिए था कॉलम, ताकि आंकड़ा जमा हो जाता कि हरियाणा में कितने बेरोजगार हैं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। और पोर्टल और आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई फैमिली आईडी, कोई पोर्टल और आईडियों में उलझा दिया। हरियाणा के आम नागरिक को अपने कागज ठीक कराओ, अधिकारियों के चक्कर काटो और सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाओ। पोर्टल और आईडियो में उलझा दिया हरियाणा नागरिक को। आधार कार्ड का सिस्टम मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई। अब आधार कार्ड के आधार पर नई नई मुसीबतें खड़ी की जा रही हैं। खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता है, यह जरूर फायदा हुआ, लेकिन कितनी और समस्याएं इन पोर्टल और वेबसाइट से खड़ी हो गईं, इस पर बात होनी चाहिए और सरकारों को भी स्वीकार करना चाहिए। अर्थशास्त्री जॉन द्रेज ने इस मुद्दे को बार बार उठाया कि आम मजदूरों की उंगलियां घिस जाती हैं, उम्र के साथ आंखों की पुतलियों पर झिल्लियां पड़ जाती हैं, जिससे कई बार बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होता और उनका राशन बंद हो जाता है। आम आदमी की ऐसी पीड़ा की बात बहुत कम होती है। यह वीडियो भुवनेश्वर का है। आधार केंद्रों के बाहर आम लोगों की लंबी लंबी कतारों पर देश में कितनी बहस होती है कि टेक्नोलॉजी उनकी गरिमा के साथ क्या कर रही है। हमेशा टेक्नोलॉजी के फायदे ही बताए जाते हैं, लेकिन जब ओडिशा की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करेंगे तो राशन मिलेगा, तब आधार केंद्रों के बाहर लोगों की इस तरह की कतार लग गई। किसी के पास आधार नहीं तो किसी का आधार इतना पुराना हो गया है कि उसके हाथों के निशान घिस चुके हैं, पुतलियां भूतरी हो गई हैं। इस वजह से नवीनीकरण मुश्किल है। ओडिशा में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रफुल्ल सांत्रा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट गए और आधार कार्ड के बिना राशन नहीं मिलेगा, इस पर रोक लगाने की मांग की। अपने आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर आधार केंद्रों पर लाइन में लगे हैं। दूसरे शहरों से ओडिशा आ रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र से ओडिशा के मजदूर घर लौट रहे हैं। आधार सीडिंग और केवाईसी पूरी करने के लिए उन्हें वापस आना पड़ रहा है। तमिलनाडु के 30 से 50% मजदूर ओडिशा से हैं। इस कारण 1 महीने के लिए वहां की फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो गया। रोजगार का नुकसान अलग, आने जाने के खर्चे का बोझ इस गरीब तबके पर पड़ गया, इसकी किसी को परवाह नहीं। टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लाभ होता है और जरूरी भी है, लेकिन जब आम लोग इसके जाल में फंसा दिए जाते हैं और उसकी बात की जाती है तो कहा जाता है टेक्नोलॉजी विरोधी हैं, हम तो इससे भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। यह पूरी तरह से बकवास के अलावा कुछ भी नहीं। जीएसटी भी टेक्नोलॉजी आधारित टैक्स प्रणाली है। कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? इतने साल से इस देश में राशन बंट रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की जवाबदेही सरकार की थी, तो आधार से लिंक करने के नाम पर आम लोगों पर जवाबदेही थोपी जा रही है। इन गरीब लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर इन्हें सजा क्यों मिल रही है? हरियाणा की चुनावी रिपोर्ट में ओडिशा का जिक्र आ गया ताकि आप समझ सकें कि इस तरह की समस्याओं का स्केल कितना बड़ा हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस का मोर्चा संभाले हुए हैं। आचार संहिता से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा की।
50 से अधिक विधानसभाओं में गए। पिछले 15 दिनों में दीपेंद्र करीब 40 सभाएं कर चुके हैं। 30 से 35 के आसपास 78 साल के भूपेंद्र हुड्डा सभाएं कर चुके हैं। दोनों की सभाएं विधानसभा के स्तर पर कम होती हैं, बल्कि एक विधानसभा के भीतर 3 से 5 गांवों में सभाएं होती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों हेलीकॉप्टर से प्रचार पर निकलते हैं, कभी कभी बस से भी। एक दिन में औसतन 2 से 3 या उससे भी ज्यादा सभाएं करते हैं। सभाओं में जरूर बताते हैं कि अमेरिका में नौकरी की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तकनीक खूब समझते हैं, लेकिन पहनावा हरियाणवी रखते हैं, गमछा ओढ़ते हैं, भाषण हरियाणवी हिंदी में ही होता है। वैसे दीपेंद्र की सोशल मीडिया की प्रोफाइल में तस्वीर काफी अलग है, सूट बूट में नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के YouTube चैनल से एक वीडियो मिला, मार्च और अप्रैल महीने का है। इस वीडियो में लोग दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं कि पोर्टल के कारण कितनी परेशानियां आ रही हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में एक बार जिस अनाज का नाम लिख दिया, मगर किसी वजह से उस अनाज की खेती का फैसला बदल गया, तो वहां पर धान की जगह किसी दूसरे अनाज का नाम लिखना मुश्किल हो जाता है। क्या दिन होगा मंडी में? चार दिन से मंडी में सेशन में क्या नहीं बंदी करेंगे कुछ जगह ये जी पटवारी की रिपोर्ट सारे मुझे चढ़ा। सरसम के किले में गेहूं दिखा दिया और गेहूं में सरसम बैठे रिपोर्ट बनाते हैं। ये तो बहुत बड़े केस हो रहे हैं और ये ठीक नहीं करते। अब ये पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी ये लिख के दे देता है कि भाई इस खेत में इस नंबर में सरसों है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर मिला तहसीलदार दो रहा, तहसीलदार को फिर मिला एसडीएम दो रहा, फिर मिला मार्केट कमेटी जो 4 चक्कर काटने चक्कर कटवाने चार दिन से कुछ भी ना हो जी। इसको प्राइवेट बेच रहे मजबूर करेंगे, प्राइवेट बेचते हो कुछ ना हो, सरकारी 4748 दिए तो 4000 नुकसान हो रहा है। उसमें तहसीलदार कुछ कर सकता है तो एसडीएम और तहसीलदार से मेरी बात। गेहूं में तो उसका दिखा दिया सरसम और सरसम में दिखा दिया गेहूं। इसमें पंजीकरण कराया था, ये 4-5 दिन से ही मतलब बेचारा ये लिख के भी दे दिया इसको, लेकिन कोई रोज बादगढ़ जा रहा है, इसका कोई वो भी समाधान नहीं हो रहा। फिर ये रोज गाँव का बीजेपी इन मुद्दों से कतई अनजान नहीं है। शायद उसे लगा होगा कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसे देखना चाहिए कि जब सारी योजनाओं को इस तरह से फेसलेस बनाया जाएगा तो जनता का कितना बड़ा वर्ग इसके दायरे में आ रहा है और उससे क्या क्या तकलीफें हैं। हम और आप नहीं जानते कि वेबसाइट कौन बनाता है, कौन चलाता है, इसका ठेका कितने का है और उसका लाभ किसे पहुंचा। नौकरियों को लेकर और उसमें भी पक्की नौकरियों को लेकर लगातार दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली या ठेके वाली नौकरियों को लेकर लोगों में अलग किस्म का गुस्सा पनप रहा है। लेकिन सवाल है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी अगर, तो क्या कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की नौकरियां खत्म कर पाएगी, क्योंकि इसकी शुरुआत उसके दौर में भी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा इन सभाओं के भाषणों में अक्सर अग्निवीर का मुद्दा भी उठाते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के मुद्दे में शामिल कर जोड़ देते हैं। कल गृह मंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी उससे पहले एक दिन पहले आए थे। ये आप ही की सरकार द्वारा संसद में प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का है कि देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 10 साल की आपकी सरकार के बाद है। ये संसद में आपने जो जवाब दिया है, तो आज दुख होता है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी की गर्त में इस सरकार ने धकेल दिया। पक्की नौकरी बीजेपी ने 10 साल में पक्की नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले? पक्की नौकरी, कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया देश की हरियाणा को। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, बाकी 1.5 लाख बच्चों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी, बिना आरक्षण के, बिना मेरिट के और बिना पेंशन के, क्योंकि सरकारी ठेकेदार बन गई कच्ची नौकरी। कितना बड़ा शोषण हमारे बच्चों के साथ हुआ। 1.5 लाख बच्चों को कच्ची नौकरी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए सरकारी। यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती भी आपने कच्ची भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में परिवर्तित करने का काम किया। ये 2 फौजी आए हुए हैं, ये मैंने कहा था, इनको आश्वासन दिया था कि आपकी बात हम उठाएंगे। ये अग्निवीर के खिलाफ ये 2 फौजी जो है, इनमें से एक जो है सर्जिकल स्ट्राइक में भी थे, लेकिन अभी एक ऑपरेशन में भी थे, लेकिन उसके बाद भाई ये जो है अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी यात्रा पे, एक इनमें महाराष्ट्र से हैं और एक ये दूसरे उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम इनका आपकी आवाज
अब उठा दी आपकी आवाज, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अग्निवीर योजना हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र से, और केंद्र से लड़ना पड़ेगा तो लड़ भिड़ लेंगे। अग्निवीर जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये लड़ाई आपकी लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा सैनी सरकार नहीं बोलते, नायब सिंह का नाम नहीं लेते। वो अपने हर भाषण में बीजेपी की सरकार को खट्टर रूपी सरकार या खट्टर रूपी भाजपा सरकार बोलते हैं। जिस तरह से बीजेपी खट्टर को चुनावी सभाओं से दूर रख रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा बार बार खट्टर को अपनी चुनावी सभाओं में ले आते हैं। हुड्डा भाजपा के ऐन चुनावी साल में मुख्यमंत्री बदले जाने पर व्यंग्य करने से भी नहीं चूकते। खट्टर रूपी सरकार या एक नारा ही बन चुका है। यह खट्टर रूपी सरकार 10 साल हरियाणा के विकास को पटरी से उतारने वाली सरकार यह साबित हुई, लेकिन नुकसान भी बहुत कर दिया इस खट्टर रूपी सरकार ने हरियाणा का। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक था, वो हरियाणा 10 साल की इस सरकार के बाद, खट्टर रूपी भाजपा सरकार के बाद, वो हरियाणा आज देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया देश में अपराध दर में, क्राइम में, नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में। और उसके बाद जब रिपोर्ट गई कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है, ज्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली है, और वोट प्रतिशत बीजेपी से 3% ज्यादा लोकसभा चुनाव में आया है। पिछली बार तो भाजपा का मत प्रतिशत हमसे 30% ज्यादा आया था, 30% लोकसभा में, मगर विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद होते होते बराबर की टक्कर हो गई थी, क्योंकि नीचे लोग इतने दुखी थे पिछली बार ही। इस बार तो लोकसभा में ही भाजपा से जब कांग्रेस आगे आई, रिपोर्ट गई लोकसभा चुनाव से पहले कि हरियाणा में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने बदलना शुरू कर दिया। क्या क्या बदल दिया? अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? एक हफ्ते पहले जिस सेनापति को आपने फौज की कमान सौंपी हो 10 साल तक, और 10 साल के बाद जब युद्ध का बिगुल बजे तो बोला इसको बदलो, दूसरे को बिठाओ। यही हुआ। यानी कि कितना नुकसान उन्होंने किया होगा हरियाणा, कि हरियाणा वाले कितने दुखी होंगे, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। विपक्ष की राजनीति के हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में वे तमाम मुद्दे दिखते तो हैं जो 10 साल के दौरान हरियाणा में उठे हैं। दीपेंद्र उन्हें याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महिला पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसे अपनी हर सभाओं में उठा रहे हैं। जब विनेश फोगाट पेरिस से लौटी तब उनका स्वागत करने दीपेंद्र हुड्डा खुद गए। स्वागत कार्यक्रम को दीपेंद्र ने शक्ति प्रदर्शन में भी बदल दिया। विनेश फोगाट का काफिला लंबा होता चला गया और उन्हें अपने घर तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। हमारी बेटियों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार, क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? इतिहास और देश देख रहा है कि ये क्या हुआ। 6-6 महीने तक बेटियों को दिल्ली के सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। FIR तक दर्ज नहीं करी। कसूर ये था कि वो आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी, उनका इतना ही कसूर था। अगर कोई और कहीं से होता तो 1 मिनट में FIR हो जाती। हम धन्यवाद करते हैं 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ने उनकी FIR दर्ज करवाई, और आज दिल्ली की न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं, जिस दिल्ली की न्यायपालिका ने कह दिया कि जो आरोपी बीजेपी के MP थे, उन्होंने उन 5 लड़कियों के साथ गलत किया था। आपकी बहन बेटी हो सकती थी। आज पूरा देश देखेगा कि आपका नतीजा किस तरफ जाएगा। कौन सा वो इलाका है जो अपनी बहन बेटी की जब इज्जत पे बात आई उनके साथ उठ के खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, ये भी आज पूरा देश देखेगा। दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने की घटना का भी जिक्र करना दीपेंद्र नहीं भूलते हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उनकी सभाओं और भाषणों से पता चलता है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस तमाम मुद्दों को ठीक से उठा रही है। मीडिया में अक्सर यही सब छपता है, किसके खिलाफ लहर है या किसके पक्ष में लहर है, लेकिन चुनाव केवल किसी के पक्ष में या खिलाफ लहर से नहीं लड़े जाते। लहर होने या नहीं होने के बाद भी जनता के मुद्दों को जनता तक पहुंचाना पड़ता है, गांव-गांव जाना पड़ता है।
अमित शाह जब हरियाणा में अपनी रैलियों में 370 का जिक्र करते हैं तब समझ में आता है उनके पास हरियाणा में बोलने के लिए हरियाणा कम है, कश्मीर ज्यादा है। दीपेंद्र इसका भी जवाब देने से नहीं चूकते। मैं कल देख रहा था, गृह मंत्री जी का भी भाषण आया था कल, वो भी आए कल। उनका भाषण मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा। आधा घंटा बोले, आधे घंटे में 20 मिनट तो कश्मीर पे बोले। ऐसा लगता था कश्मीर इलेक्शन से कश्मीर वाला भाषण ही यहाँ रिपीट हो गया। उसके बाद सोचते हुए हरियाणा का कुछ काम बताएंगे, 10 साल में कुछ काम किया हो। फिर आखिरी के 10 मिनट हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना साधने का काम किया, कांग्रेस पार्टी की बात करी। हमारा बड़ा प्रचार करते हैं, बीजेपी वालों का धन्यवाद। 10 साल के बाद भी अपने कामों का प्रचार नहीं करते, कांग्रेस और हुड्डा साहब का ही नाम लेके जाते हैं। गौ रक्षा को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई हरियाणा में, फरीदाबाद और चरखी दादरी में। यह सब कांग्रेस के नेताओं के मुद्दों से बहुत दूर नजर आते हैं। दीपेंद्र का एक नारा और है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं की रणनीति यही लगती है कि धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति के खिलाफ सीधे टकराने से बचा जाए, मुद्दों को उठाया जाए। उस लिहाज से दीपेंद्र हुड्डा का भाषण तमाम मुद्दों से भरा हुआ है। वे भावुकता पैदा नहीं करते हैं, ना किसी समुदाय के प्रति नफरत को किसी भी तरीके से हवा देते हैं। बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के भाषणों में ये एक बड़ा अंतर दिखेगा। बीजेपी के नेता भावुकता पैदा करते हैं, भाषण देते देते ललकारने लग जाते हैं। कांग्रेस के नेता बात करने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि आज न कल उसका फिर से सामना इसी नफरत की राजनीति से होगा ही। जनता को उसे विस्तार से बताना होगा, अपनी राजनीतिक भाषा खोजनी होगी, जनता के बीच जाकर कहने के लिए कि नफरत की राजनीति आपके लड़कों को दंगाई बना रही है, साथ साथ राजनीति का भी कबाड़ा कर रही है। केवल यह कह देना वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, यह नारा काफी नहीं लगता। हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा से खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, ये जोड़ने की शक्ति है। छत्तीस बिरादरी, सारे धर्म जब जुड़ के चलते हैं, अंदर से आवाज निकलती है आत्मा से, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, और जोड़ने की शक्ति इंसानियत की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है। उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो ये इन्होंने उलझा दिया और हरियाणा को दोबारा से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन चैन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में, और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। नफरत की राजनीति का राजनीतिक मुकाबला अभी नहीं हुआ है। यह राजनीति जनता को केवल समर्थक नहीं बना रही है, अपराधी भी बना रही है। एंटी मुस्लिम राजनीति ने आज युवाओं को क्या से क्या बना दिया। इसका जवाब रोजगार का मुद्दा जरूर है, मगर यही एकमात्र जवाब नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा नई सरकार के आने पर तमाम वादे करते हैं, कई बार हिचक जाते हैं, जबान फिसलने से बच जाती है कि नई सरकार किसकी होगी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बिना संकोच के कह देते हैं, काम गिनाने लग जाते हैं कि हुड्डा जी की सरकार आएगी तो क्या क्या फैसला लिया जाने वाला है। आप देख रहे थे दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों पर हमारी रैली रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।